एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, कल हमने आपको एडवांस्ड कोरिलेशन मेथड में आरबीआईएस बताना शुरू किया था। आरबीआईएस के लिए गैरेट ने ये कहा है कि इसका उपयोग वहाँ होना चाहिए जहाँ की n बड़ा हो। साथ ही साथ इसका जो द्विभाजन है उसमें जैसे कि जो द्विभाजन है वह प्रसामान्य वितरण की विशेषताओं पर उपलब्ध हो, जैसे सफल, असफल, स्वस्थ, अस्वस्थ आदि। और ये जो द्विभाजन है ये 50 के जितना निकट होता है उतना अच्छा माना जाता है। हमने कल आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था कि RBIS इक्वल टू MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा T इंटू PQ अपॉन U। इसमें जो है ये RBIS में जो गणनाएं की जाती हैं उसकी गणना में जो चरण स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो प्राप्तांक होते हैं उसमें पहले और दूसरे समूह की फ्रीक्वेंसी और दोनों समूहों की फ्रीक्वेंसी के टोटल को बताते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इसमें एज्यूम्ड मीन, कल्पित मीन, या इसमें जो है मीन के वर्गांतरों के विचलन को दिखाया जाता है और इसके ऊपर x या d लिखा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि पहले समूह तथा दूसरे समूह और पूरे समूह के लिए एक ही वर्गांतर से कल्पित मध्यमान लेना चाहिए। यानी जब शॉर्ट मेथड में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हम 0 लिखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने, वह ध्यान रखना चाहिए कि तीनों कॉलम के इक्वल ही हो। इसके अलावा इसमें जो है F1 से समूह के विचलन को साथ गुणा किया जाता है और इसमें फिर सिग्मा F1 X1 ज्ञात करके इसके आधार पर जो समूहों के मीन यानी MP ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे समूह के मीन को MQ को निकाला जाता है। इस तरह दोनों समूहों की जो MP और MQ निकालने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उससे F1 X1 निकालकर और इसके बाद HD का सिग्मा T निकाला जाता है और इसमें फिर जो प्रपोर्शन निकालते हैं P और Q जो है वह रेशियो के अनुसार, यानी जो टोटल n है उससे पहले वाले n के टोटल को डिवाइड किया जाता है। फिर ये जो P की वैल्यू है इसे 1 माइनस P करके माइनस करके निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से फिर प्राप्त मान को ये फॉर्मूले में रखा जाता है। जो RBIS है इसका जो हम यूज़ करते हैं इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एक चर सतत और दूसरा द्विभाजी होता है तो ऐसे में इन दोनों के बीच सार्थकता इन दोनों के बीच सहसंबंध निर्धारित करने के लिए RBIS सबसे सूटेबल मेथड है और आइटम एनालिसिस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होने के कारण यह RBIS में RPBIS की अपेक्षा जो हाइपोथेसिस है वह अधिक जो है सत्यभाषी होती है। इसकी कुछ सीमाएं या दोष भी हैं। RBIS जो है वह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि इसका उपयोग करना संभव नहीं होता है, जैसे जहां कोई भी चर द्विभाजी न हो वहां इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस संबंध में ये भी कहा गया है कि इस विधि का उपयोग ऐसी स्थिति में उचित नहीं होता है जबकि किसी चर में
किसी वेरिएबल में वास्तविक द्विभाजन होता है। इसका क्षेत्र सीमित है, इसलिए इसका उपयोग केवल वहाँ किया जाता है जहाँ जो चर द्विभाजित हैं और उनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी भी पाई जाती है। ऐसी जगह जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हाइपोथेसिस है, इस एसम्पशन का अभाव होता है, वहाँ इस विधि का उपयोग करना उचित नहीं होता है। आइटम एनालिसिस में जितना RPBIS यानी पॉइंट बाय सीरियल उपयोगी होता है, उतना RBIS नहीं होता है, और अधिकांश परिस्थितियों में RBIS उतना विश्वसनीय नहीं होता है जितना कि RPBIS होता है। ये आपको हमने RBIS के बारे में बताया। अब हम आपको RPBIS यानी पॉइंट बाय सीरियल के बारे में बताने चल रहे हैं। पॉइंट बाय सीरियल जो है, यह कोरिलेशन की गणना, इस प्रकार के कोरिलेशन की गणना उन दो चरों में संबंधित आंकड़ों में की जाती है जबकि एक चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निरंतर और सामान्य वितरण पर, कंटिन्यूअस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है, जबकि जो दूसरा चर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह वास्तविक रूप से खंडित होता है और द्विभाजी होता है। यानी किया नहीं जाता है, ये वास्तव में द्विभाजी होता है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की गणना तब भी की जाती है जबकि दूसरे चर का डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य होने की कल्पना नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में बाय सीरियल के स्थान पर पॉइंट बाय सीरियल की गणना की जाती है, और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जब आंकड़ों में वास्तविक द्विभाजन रहता है, तब ऐसे आंकड़े जो होते हैं वह सामान्य रूप से वितरित नहीं होते हैं, जैसे जीवित, मृत, विवाहित, अविवाहित, स्त्री, पुरुष। ये सब वास्तव में वास्तविक द्विभाजन के उदाहरण हैं। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का मान ±1 से कम ही होता है। इस प्रकार का जो कोरिलेशन है उसका पूरा ±1 या पूर्ण सहसंबंध इसमें नहीं प्राप्त हो पाता है। इसमें जो पूर्ण सहसंबंध का अभाव होता है, और इसका मुख्य कारण यह होता है कि एक चर के आंकड़े निरंतर श्रेणी में और दूसरे चर के आंकड़े या प्राप्तांक खंडित या द्विभाजी होते हैं। रेबर एंड रेबर 2001 ने ये कहा है कि पॉइंट बाय सीरियल वह सहसंबंध है जिसमें एक चर जो होता है सतत स्केल पर मापन योग्य होता है और दूसरा चर जो होता है वह द्विभाजी होता है। तब ऐसी स्थिति में हम पॉइंट बाय सीरियल की गणना करते हैं। इस संबंध में कुछ अभिधारणाएं या शर्तें भी हैं। पॉइंट बाय सीरियल सहसंबंध का व्यवहार या उपयोग वही किया जा सकता है जहाँ की एक जो है वह चर, एक वेरिएबल जो है वह कंटिन्यूअस हो और दूसरा जो है द्विभाजी हो, जैसे बुद्धि और दूसरा लिंग। तो ऐसे में बुद्धि जो है कंटिन्यूअस है और लिंग जो है वह द्विभाजी है, और इसके बीच जब कोरिलेशन निकालना हो तो ऐसी स्थिति में पॉइंट बाय सीरियल ही सूटेबल होता है।
पॉइंट बाय सीरियल के उपयोग के लिए यह भी आवश्यक है कि एक चर द्विभाजी हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह वास्तविक द्विभाजी, माने केवल द्विभाजी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वह वास्तविक रूप से द्विभाजी हो, यानी दोनों चरों के बीच जो है वो गैप जो है जेन्युइन होना चाहिए, वास्तविक गैपिंग होनी चाहिए। जैसे हमने अभी कहा कि सेक्स जो है एक द्विभाजी चर है, इसके दोनों भागों यानी पुरुष तथा स्त्री, इसके बीच में किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि एक गैपिंग है। इसी तरह से जीवित मृत, इसी तरह से विवाहित अविवाहित, ग्रामीण शहरी, पति पत्नी आदि जो हैं वास्तविक द्विभाजन के उदाहरण हैं। और इन सभी स्थितियों में पॉइंट बाय सीरियल ज्ञात करना ही उचित होता है। और जहां अवास्तविक द्विभाजन हो वहां RBIS का उपयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट बाय सीरियल के लिए ये द्विभाजी चर में प्रसामान्य वितरण की विशिष्टता का होना आवश्यक नहीं है, ऐसा केवल RBIS में ही मिलता है। पॉइंट बाय सीरियल के लिए n का बहुत बड़ा होना भी जरूरी नहीं है, इसमें n बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, और दोनों ही स्थितियों में पॉइंट बाय सीरियल का उपयोग किया जा सकता है। चर में यदि द्विभाजन बहुत अधिक फैला हुआ है, अर्थात मीडियन से दूर होता है, तो भी RBIS को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वह है RBIS यानी पॉइंट बाय सीरियल, R का मतलब कोरिलेशन, MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा T इंटू अंडर रूट में आ जाता है PQ। इसमें जो है RBIS की तरह तालिका न देखकर, बल्कि ये जो प्रपोर्शन होता है इसका समानुपात जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करके ही इसकी वैल्यू प्राप्त की जाती है। RBIS में जो हम गणनाएं करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले प्राप्तांकों के स्कोर्स के क्लास इंटरवल को लिखा जाता है और फिर उसके जो प्राप्तांक हैं उनमें उनको लेकर जो अगला कॉलम बनाते हैं उसमें जो पहला कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी दो भागों में विभाजित होती है और इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी के जो टोटल को लेकर हम चलते हैं और इसके आधार पर सिग्मा T की वैल्यू निकालते हैं और अगले कॉलम में हम इनके विचलन को ज्ञात करके विचलन के गुणा को क्रमशः करते हैं, MP और MQ का मान निकालते हैं, सिग्मा T की गणना करते हैं और फिर P और Q यानी प्रपोर्शन को निकालकर वो उसकी वैल्यू का अंडर रूट निकालकर पूरा गुणनफल निकालकर हम जो है RBIS की गणना करते हैं। RBIS की जो गणना की जाती है इससे जो है एक लाभ तो ये है कि जब एक चर कंटिन्यूअस होता है और दूसरा जो है वास्तविक रूप से द्विभाजी होता है, तो ऐसे में उनके बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए पॉइंट बाय सीरियल का उपयोग जो है वह उचित होता है। आइटम एनालिसिस के लिए भी जो है RBIS बाय सीरियल की तुलना में पॉइंट बाय सीरियल अधिक
उपयोगी और विश्वसनीय होता है। जब भी हम ये सहसंबंध विधि प्रसामान्य वितरण के बंधन से यह विधि जो है मुक्त होती है, अतः इसका उपयोग वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ चरों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अभाव हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाउटफुल हो। गैरेट 2007 ने कहा है कि RBIS की तुलना में RPBIS अधिक विश्वसनीय है। गैरेट ने 1981 में ये भी कहा है कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है और उसकी मानक अशुद्धि स्टैंडर्ड एरर को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इस प्रकार की सहसंबंध विधि का उपयोग ऐसी परिस्थिति में करना संभव नहीं होता है जहां कोई भी चर जो है वह द्विभाजी न हो। इस विधि का उपयोग उस स्थिति में भी करना उचित नहीं होता है जहां पर एक चर में बाधित द्विभाजन हो, फोर्स्ड हो, माने जो द्विभाजन हो वो फोर्स्ड हो, वहाँ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक ही आंकड़े के लिए जो RBIS और RPBIS की गणना हम करते हैं तो RBIS से RPBIS की जो वैल्यू होती है वह कम होती है, यह डाउनी और हीथ ने बताया है। किंतु यह कोई विशेष महत्व वाली चीज नहीं है क्योंकि दोनों ही कोएफिशिएंट एक ही आंकड़ों के लिए नहीं जल्दी निकाले जाते हैं। RBIS और RPBIS संबंधी अध्ययन ये बताते हैं कि दोनों विधियों में कुछ अंतर होता है। जैसे RBIS सहसंबंध विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब दो चरों में एक द्विभाजी हो परंतु यह द्विभाजन भी मूल रूप से सतत हो। दूसरी ओर जो पॉइंट बाई सीरियल है इसका उपयोग हम सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए तब करते हैं जब दो चरों में से एक चर द्विभाजी और खंडित हो। बाइसीरियल विधि से जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना करते हैं उस समय यह आवश्यक है कि जो कंटिन्यूअस चर है वह द्विभाजी हो और दोनों चरों के आंकड़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह सामान्य हो। और दूसरी ओर जो पॉइंट बाय सीरियल मेथड का हम उपयोग करते हैं उससे जो कोरिलेशन निकालते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि दोनों चरों के आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण से स्केव्ड होता है, यानी विकृत होता है, यानी सामान्य नहीं होता है। दोनों विधियों में यह भी अंतर है कि जब बाइसीरियल कोरिलेशन विधि में दोनों चरों में से एक चर का जो वितरण सामान्य से विकृत होता है, ऐसी स्थिति में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वह ±1 से अधिक भी हो सकती है। और जबकि जो पॉइंट बाय सीरियल है उसमें कभी भी यह वैल्यू ±1 से अधिक नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों विधियों के बीच में जो पॉइंट बाय सीरियल सहसंबंध गुणांक है और बाय सीरियल कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट वैल्यू निकाली जाती है उसमें जो पॉइंट बाय सीरियल है वह
अधिक विश्वसनीय होता है। अब हम आपको फाई कोएफिशिएंट के बारे में बताने चल रहे हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अध्ययनों में जो चरों से संबंधित आंकड़ों का स्वरूप द्विभाजी होता है, ऐसी स्थिति में जब इन द्विभाजी आंकड़ों का स्वरूप वास्तव में द्विभाजी होता है और इन आंकड़ों के संबंध में प्रसामान्य वितरण की कल्पना नहीं की जा सकती है, जब अध्ययन किए जाने वाले दोनों चरों से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वह द्विभाजी और खंडित होते हैं, ऐसे आंकड़ों का वितरण भी सामान्य नहीं होता है, तब इस प्रकार के आंकड़ों में सहसंबंध गुणांक का अध्ययन जो है फाई कोएफिशिएंट मेथड के द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक रूप से जो फाई कोएफिशिएंट है, इसकी गणना उस समय भी की जाती है जबकि जो डाटा है प्रदत्त हैं वह उनका प्रदत्तों का द्विभाजन किसी भी विशेष आधार पर संभव हो, जैसे समायोजित, असमायोजित, अधिक चिंता वाले, कम चिंता वाले, अधिक बुद्धि वाले, विवाहित, अविवाहित। इस अवस्था में जो चर के आंकड़े हैं वह द्विभाजी हैं, यह विभाजन किसी विशिष्ट आधार पर हो या वास्तविक। जो फाई कोएफिशिएंट है यह टेट्राकोरिक आर की तरह और प्रोडक्ट मोमेंट आर का एक विशेष प्रकार है। इस सहसंबंध विधि के उपयोग की कई अभिधारणाएं या शर्तें भी होती हैं। इस विधि में ये सबसे बड़ी बात है कि जब दो चरों के बीच सहसंबंध कोरिलेशन निर्धारित करना हो और ये जो आंकड़े हों वह 2x2 के टेबल में हो। जब दोनों चरों का द्विभाजन वास्तविक हो, इस आधार पर यह टेट्राकोरिक आर से भिन्न भी होता है और वास्तविक द्विभाजन की जो पूरी जो व्याख्या होती है वह इस आधार पर की जाती है। चरों में जो प्रसामान्य वितरण है वह जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना इसमें कोई आवश्यक नहीं है। इस संबंध में जो चर के आंकड़े हैं यह द्विभाजी हैं, विभाजन किसी विशिष्ट आधार पर है या वास्तविक है। फाई कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों का मान समान आता है। दोनों विधियों में प्राप्त जो गुणांक मान चूंकि समान आते हैं, इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु दोनों विधियों की विवेचना समान ढंग से नहीं हो सकती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मोमेंट विधि का उपयोग उन आंकड़ों या प्रदत्तों के लिए किया जाता है जो कि प्रदत्तों के लिए किया जाता है जो कि सामान्य वितरण पर आधारित होते हैं, जबकि फाई कोएफिशिएंट विधि का उपयोग उन प्रदत्तों पर किया जाता है जो द्विभाजी होते हैं और सामान्य वितरण पर आधारित नहीं होते हैं। यदि दोनों विधियों से प्राप्त जो पूर्णांक निकालते हैं तो उसकी विवेचना माने जो हम वैल्यू प्राप्त करते हैं समान ढंग से नहीं की जा सकती है। फाई कोएफिशिएंट के मान की सार्थकता की जांच स्टैंडर्ड एरर की सहायता से न करके काई स्क्वायर की सहायता से की जाती है। जो फाई कोएफिशिएंट है इसकी गणना के लिए जो फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है
वह फाई कोएफिशिएंट के लिए AD माइनस BC अपॉन अंडर रूट में ब्रैकेट में A प्लस B ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में C प्लस D, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर B प्लस D ब्रैकेट क्लोज A प्लस C, यानी A प्लस B की वैल्यू, C प्लस D की वैल्यू, B प्लस D की वैल्यू और A प्लस C की वैल्यू को आपस में गुणा करके इस प्रकार के फाई कोएफिशिएंट की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। ये देखा गया है कि जब दो ऐसे द्विभाजी चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में जबकि उनमें वास्तविक द्विभाजन हो तो इसके लिए फाई कोएफिशिएंट काफ़ी उपयोगी होती है। आइटम एनालिसिस के लिए भी यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। अब हम आपको अभी फाई कोएफिशिएंट के बारे में बता रहे थे और हम अब आपको प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि के बारे में बताते हैं। हालांकि यह एडवांस्ड कोरिलेशन मेथड में नहीं है, ये हम आपको इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि फाई कोएफिशिएंट के साथ हमने बार इसकी वर्णन किया था। तो आइए प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के बारे में आपको बताते हैं। यह एक ऐसी सांख्यिकी विधि है जिसे कि देने का श्रेय जो है कार्ल पियर्सन को है। इन्होंने इस विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करने का सूत्र दिया। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो है यह इसके कई 2-3 प्रकार आपने पढ़े हुए हैं, जैसे रियल मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, रेड्यूस्ड स्कोर्स के मेथड है। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो है इसका उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? कार्ल पियर्सन ने प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए कुछ शर्तें या उपधारणाएं बताईं, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि किस परिस्थिति में कार्ल पियर्सन द्वारा वर्णित कोरिलेशन कोएफिशिएंट का उपयोग करना चाहिए और किस परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, जब सहसंबंध गुणांक के बहुत अधिक शुद्ध प्रकार से ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि द्वारा पियर्सन R की गणना की जाती है। गैरेट का भी विचार है कि इस विधि से जो परिणाम निकलते हैं वह अधिक शुद्ध प्रकार के होते हैं। सहसंबंध गुणांक की गणना इस विधि के द्वारा तब सर्वाधिक उपयुक्त होती है जब दो चरों के मध्य, दो वेरिएबल्स के मध्य लीनियर कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध होता है। ये लाइनियर कोरिलेशन जो होता है उस संबंध को कहते हैं जब दो चरों के वेरिएबल्स की प्राप्तांकों की जो व्याख्या हो उसको ग्राफ के माध्यम से की जाए और इसका जो ग्राफ बने वह एक ऐसी सरल रेखा हो। तो इस स्थिति में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को ज्ञात करना अधिक सूटेबल होता है। और जब दो चरों के मध्य जो वक्रात्मक या आरेखीय सहसंबंध हो तो ऐसी स्थिति में इस विधि की गणना करना उचित नहीं होता है। इस विधि द्वारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पियर्सन R की गणना उस समय बहुत अधिक सूटेबल होती है जब दिए गए दो सेट या प्राप्तांकों में वितरण सामान्य होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
गैरेट 1999 का विचार है कि जब n बड़ा हो, अर्थात जो ऑब्जर्वेशन की संख्या जो है वह 30 या इससे अधिक है। आपको पता है कि n बड़ा तब होता है जब यह 30 से अधिक होता है। तब पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ज्ञात करना उचित होता है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करना तब भी उपयुक्त होता है जब दोनों चरों या दोनों चरों के जो सेट हैं उनके जो प्राप्तांक हैं वह सतत या कंटिन्यूअस प्रकार के होते हैं। इस सहसंबंध से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनमें साइज ऑफ एचडी को परिवर्तित किया जाता है तो सहसंबंध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। अतः जो एचडी का आकार इस सहसंबंध को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इस संबंध में यह देखा गया है कि पियर्सन आर को प्राप्तांकों का आकार एचडी प्रभावित करता है, साथ ही साथ एचडी जितना ही अधिक होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट उतना ही कम होगा और सहसंबंध गुणांक जितना ही अधिक होगा एचडी का आकार उतना ही कम होगा। व्यवस्थित या सामूहिक ग्रुप डाटा के सहसंबंध गुणांक की गणना में n का मान कम होता है तथा क्लास इंटरवल अगर बड़ा है, वर्गांतरों की संख्या अधिक है तो सहसंबंध गुणांक का मान जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वह कम होती है। परंतु यदि साइज ऑफ क्लास इंटरवल और वर्गांतरों की संख्या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आदि सामान्य होता है तो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान अधिक शुद्ध होता है। जब n का आकार बड़ा होता है तो सहसंबंध गुणांक का मान अपेक्षाकृत कम तो अधिक होता है लेकिन इसकी शुद्धता जो है वह अधिक पाई जाती है। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का उपयोग करने में इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य न हो और चरों के मध्य जो वक्रात्मक या आरेखीय सहसंबंध हो तो ऐसी स्थिति में इस विधि का उपयोग करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना नहीं करनी चाहिए। जब दिए हुए चरों के एचडी में बहुत अधिक माने प्रामाणिक विचलन में बहुत अधिक भिन्नता हो तब भी इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब प्राप्तांकों की संख्या कम हो यानी जो n है वह 30 या 30 से कम हो तो भी इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मानना है कि जब n 10 से अधिक हो और अन्य शर्तें पूरी हों तब भी r की गणना पियर्सन r की गणना की जा सकती है। जब बहुत अधिक शुद्ध परिणाम की आवश्यकता न हो तो ऐसी स्थिति में जब सहसंबंध गुणांक को बहुत जल्दी निकालना हो यानी जब बहुत ज़्यादा एकदम प्योर वैल्यू की आवश्यकता न हो और बहुत जल्दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना है तब इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस विधि का उपयोग उस स्थिति में भी नहीं किया जा सकता है जबकि दोनों चरों अथवा एक चर के प्राप्तांक न दिए हों बल्कि उसके स्थान पर रैंक दिए गए हों। जब दोनों चर के प्राप्तांक
असतत हों तब भी इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जबकि पंक्तिगत सहसंबंध की आवश्यकता न हो तो भी इस विधि का उपयोग करना नहीं चाहिए। इस विधि के बारे में ये भी कुछ फैक्ट हैं कि सहसंबंध गुणांक जो है वह एक इंडेक्स है, न कि वास्तविक माप है, यानी एक सूचक अंक है और न ये अनुपातिक माप है। यह रेशियो स्केल भी नहीं है। इसके द्वारा दो चरों के पारस्परिक कारणात्मक अनुपात का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और दो चरों में कारणात्मक सहसंबंध होता है। ऐसी अवस्था में इस विधि का जब ऐसी अवस्था है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान कम भी प्राप्त होता है तो यह नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जब दो चरों से संबंधित निरीक्षण या प्राप्तांकों की संख्या बहुत कम होती है तो ऐसी अवस्था में गणना द्वारा जो सहसंबंध गुणांक का मान अधिक भी है तो यह आवश्यक नहीं है कि यह सिग्निफिकेंट और रिलायबल भी हो। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से जब हम कोरिलेशन की गणना करते हैं तो इसके लिए जो मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड से इसके कैलकुलेशन के लिए, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वह है R इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और इसमें सबसे पहले हम x और y के जो प्राप्तांक हैं उनको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। इसके बाद उन दोनों के जो वितरण हैं उसके मीन को निकालते हैं, और मीन को निकालने के बाद हम इसमें छोटा x का कॉलम बनाते हैं। छोटा x के कॉलम के लिए हम कैपिटल X के मीन से प्रत्येक वो विचलन को ज्ञात करते हैं, यानी x माइनस m करके हम विचलन को निकालते हैं। इसके बाद छोटा y यानी जो y के स्क्वायर हैं उसके विचलन को निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो x का माने जो विचलन है उसका गुणा करके माने स्क्वायर निकालते हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसके बाद जो है x और y का आपस में गुणा करते हैं जो विचलन निकालने के बाद है। इसमें प्लस माइनस के चिन्हों को अलग अलग करके समेशन एक्स वाई भी निकाला जाता है। ये एक्स स्क्वायर का टोटल, वाई स्क्वायर का टोटल, और एक्स वाई निकालने के बाद प्लस माइनस के मूल्यों में को देखकर उनको प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ करके जो अधिक होता है उसमें से कम को घटाकर इस तरह से समेशन एक्स वाई के मूल्य को निकाला जाता है, और इसके बाद फॉर्मूले में रखकर प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की गणना की जाती है। एज्यूम्ड मीन मेथड यानी जो कल्पित मध्यमान विधि है, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं R इक्वल टू समेशन एक्स डैश वाई डैश अपॉन n माइनस सी एक्स सी वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का उपयोग हम करते हैं। इस विधि में जो हम मीन निकालते हैं उसमें हम करेक्शन कर लेते हैं, और इस करेक्शन से हम मीन को राउंड फिगर में बदल देते हैं। इस तरह से जो हम फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले जो हम विभिन्न स्टेप्स को यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x और y के वेरिएबल्स को लिख देते हैं, और इसके पश्चात जो दूसरा स्टेप है
अलग अलग जो स्कोर्स हैं उसकी मीन को मान लिया जाता है। दोनों प्रकार के कॉलम के मीन की एक वैल्यू निकालकर उसके वैल्यू को राउंड फिगर में मानकर और उसका करेक्शन ज्ञात कर लिया जाता है। और जो करेक्शन करते हैं अगर उसमें जो कुछ मतलब करेक्शन करने पर वो वैल्यू अगर 0 प्राप्त होती है तो सी का मतलब 0 होता है। अदरवाइज जो वैल्यू ज्ञात होती है वह करेक्शन की वैल्यू होती है। थर्ड स्टेप में छोटा एक्स डैश निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि कैपिटल एक्स यानी जो वितरण के जो है उससे ए एम को प्रत्येक स्कोर से घटाकर एक्स डैश कॉलम बनाया जाता है और इसी प्रकार y के से भी हम y डैश कॉलम को बनाते हैं। इस प्रकार x डैश और y डैश यानी x माइनस ए एम एक्स और y माइनस ए एम एक्स y करके हम तीसरे और चौथे कॉलम को बनाते हैं। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि छोटे x का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका टोटल करके सिग्मा एक्स स्क्वायर की गणना करते हैं और फिर y छोटे y का स्क्वायर निकाल लेते हैं और इससे जो टोटल करके समीशन y स्क्वायर का कैलकुलेशन करते हैं। इस प्रकार से करने के बाद जो अंतिम स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं x y का जो है गुणा करते हैं और इसमें प्लस माइनस के चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। प्लस को अलग जोड़ देते हैं और माइनस को अलग जोड़ देते हैं। इसके बाद प्लस और माइनस के टोटल में से जो अधिक होता है उसमें से कम वैल्यू को माइनस करके हम समेशन एक्स वाई को ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद हम फॉर्मूले पर इस वैल्यू को रख कर देख लेते हैं और प्राप्त कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं।